बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मा को गरीब पड़ोसन से बहुत नफरत थी। अम्मा मोहल्ले में कुछ भी बांटती तो पड़ोसन को न देती, जबकि मैं अम्मा को कहती कि अम्मा पड़ोसन का हक ज्यादा है। आज अम्मा ने मोहल्ले में न्याज की तो पड़ोस की मासूम बेटियां घर आईं और बोली, थोड़ा न्याज का खाना दे दो, हम 2 दिन से भूखे हैं। ये सुनते ही अम्मा ने उन्हें डांट कर घर से भगा दिया तो मैं खाना छुपाकर पड़ोसन के घर ले गई। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। मैं अंदर गई तो हाथ से बर्तन गिर गए और लगा कि मेरा दिल फट जाएगा, क्योंकि मेरा नाम लाइबा है और मैं एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई थी। मेरे अब्बा पुलिस में थे, कुछ तनख्वाह थी और तनख्वाह से ज्यादा ऊपर का पैसा आ जाता था, इसीलिए घर में पैसे की खूब रेल पेल थी। किसी भी शय की कमी नहीं थी, बल्कि ज्यादती ही ज्यादती थी। वो कहते हैं ना, जितना मिलता है इंसान उतना ही नाशुक्रा हो जाता है। यही हाल मेरी अम्मी का था। अम्मी को ज्यादा से ज्यादा की भूख थी। हर चीज उन्हें वाफिर मिकदार में चाहिए होती थी, चाहे फिर गल सड़ी क्यों न जाती। मेरी दादी अक्सर ही अम्मी को समझाते हुए पाई जाती थी और फिर रोज वही होता कि दादी अपनी बेइज्जती करवा कर कमरे में बैठी रो रही होती थी। मैंने लाख कहा दादी को कि अम्मा को उनके हाल पर छोड़ दें, लेकिन सास वाली हिस्स दादी की भी जाग ही जाती थी और फिर दोनों सास बहू घर को जंग का मैदान बना देती थी। अम्मी को हर चीज ज्यादा चाहिए थी और दादी किफायत शुआरी और हलाल खाने की तलकीन करती थी। मगर हमारे घर हलाल तो तब आता ना जब अम्मा हलाल पर राजी होती। हराम की कमाई हो भले, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए, जो कुछ भी हो। मेरे दादा भी पुलिस में थे और अपनी सारी उम्र ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाते हुए गुजारी और फिर किसी की गोली का निशाना बनकर शहीद हो गए। वो कहते हैं ना, शहीद के वारिसों में बहुत हिम्मत होती है। मेरी दादी में भी बहुत हिम्मत थी। अपने शौहर को खोकर इकलौते बेटे को भी उसी राह पर चलने की तलकीन करती रही। दादी बताती थी कि जब तक मेरे अब्बा की शादी नहीं हुई थी वो माँ के फरमाबरदार और मुल्क के वफादार थे, लेकिन शादी के बाद ना वो उधर के रहे ना इधर के रहे। शादी अब्बा ने अपनी पसंद से की थी, इसीलिए नाज नखरे भी खूब उठाए अम्मा के। अम्मा बातों पर टलने वाली औरत न थी। कहा कि जो वादे कस्में की हैं चांद तारे तोड़ लाने की, वो पूरी करो। अब चांद तारे भी सोने चांदी के मांग लिए तो क्या करते अब्बा। मोहब्बत के लिए तरबियत और बाप की कुर्बानी को भूल गए और रिश्वत लेनी शुरू कर दी। ईमानदारी की कमाई से सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। ऊपर का पैसा आया तो रोटी के साथ जिंदगी भी बदल गई। हम दोनों बहन भाई छोटे से घर में ही पैदा हुए थे और अपनी जिंदगी के 4 साल उस छोटे बागीचे वाले घर में दादी की कहानियां और अम्मी की हर वक्त के लड़ाई झगड़े सुनकर बड़े हुए थे। अब्बा तो हमारे अल्लाह मियां की गायें थे, मगर सिर्फ हमारी अम्मी के सामने कड़कदार पुलिस वाला घर में भीगी बिल्ली बन जाता था। ईमानदारी के पैसों से बड़ा घर और अच्छा खाना पहनना न मिला तो बीवी बच्चों के छिन जाने का डर भी लाहक हो गया। सो सब कुछ पसे पुश डालकर अब्बू ने ईमानदारी की कमाई को लात मारी और बेईमानी के पैसों में खेलने लगे थे। देखते ही देखते हमारा खाना बदला, फिर घर बदला और फिर पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल गया था। दादा के छोटे से घर से उठकर हम अब्बू के नए बंगले में आ गए थे, जहां सबके अपने अलग अलग कमरे थे। मैं तो इसी पर खुश थी कि अब दादी और छोटे भाई शहजाद के साथ नहीं सोना पड़ेगा। वो बड़ा सा घर मुझे बहुत अच्छा लगा था और उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे अम्मी का बंद मुंह और मुस्कुराते होंठ लगे थे। मुझे लगा अब अम्मी लड़े झगड़ेंगी भी नहीं और हम पर गुस्सा भी नहीं करेंगी। लेकिन अम्मी को तो सारी दुनिया एक साथ चाहिए थी। ज्यादा मिला तो उससे ज्यादा की लालच दिल में आ गई और फिर से वही रोने कोसने कि इतनी मोहब्बत के वादे किए और दिया कुछ भी नहीं। जाने और क्या चाहिए था अम्मी को। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में जाए नमाज डाले इस्तग़फ़ार में मशगूल रहती थी। वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी उनकी कि इस बुढ़ापे में कहाँ ही जाती। उन्हें अब्बू की सुपर की कमाई से इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपना खाना पीना भी अलग कर दिया था। दादा की पेंशन आती थी, जिससे दादी अपनी जरूरियात पूरी करने लगी थी। अब्बू को देख भी लेती तो मुंह मोड़ लेती थी और अब्बू पैसे देने की कोशिश करते तो भड़क उठती थी और फिर घर में घमसान का रन पड़ता था। जब अब्बू दरमियान से निकल जाते और दोनों सास बहू आपस में भिड़ जाती थी। जिंदगी सास बहू के झगड़ों से दिलचस्प भी लगती थी और कभी कभी मैं उकता भी जाती थी। मुझे जाती तौर पर अपनी माँ की नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान न कभी खुद खुश रह पाता है और न अपने आसपास के लोगों को रहने देता है, और यही हाल माँ ने हमारा कर रखा था। मैं लोगों की माँओं को देखकर रश करने लगी थी, जो बहुत नर्म और धीमा बोलने वाली और ममता से भरपूर होती थी। मगर मेरी अम्मी तो किसी एक भी खूबी के साथ नहीं थी। अब्बा ने बड़े बड़े लोगों की चापलूसियों भी करना शुरू कर दी थी, तो उन्हें तरक्की भी मिलती चली गई। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से एसएचओ और फिर कब डीएसपी बन गए, पता ही नहीं चला। इस सफर में बहुत कुछ बदल गया था। अब्बू की सरकारी मराहत में मजीद इजाफा हो गया था और साथ ही ऊपर की रकम भी यूं मिलने लगी जैसे बारिश की बूंदें हों।
अब्बू दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे और दादी से दूर होते जा रहे थे। मेरी अम्मी को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले थे, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें कभी खुश नहीं कर पाए थे। मेरी अम्मी को इतने अमीर खानदान से नहीं थी कि आसाइशात के बगैर रह न सकती, लेकिन वो एक ऐसे खानदान से जरूर थी जिनके खून में पैसे की हवस रबी हुई थी। अब्बू का आधे से ज्यादा पैसा तो अम्मी के मैके जाता था, कभी तोहफों की सूरत तो कभी उधार की सूरत, लेकिन मिलता वापस नहीं था। कुछ मिलता था तो वही नाशुक्रापन कि इससे अच्छा दामाद भी मिल रहा था, काश हम कबूल कर लेते। मुझे अम्मी के मैके वाले कभी अच्छे नहीं लगते थे और ज्यादातर वक्त मैं अपनी दादी के साथ ही गुजारना पसंद करती थी। अम्मी की लड़ाई झगड़ों वाली फितरत की वजह से मैं और शहजाद उनसे बहुत दूर हो गए थे। मैंने दादी में अपनी दुनिया ढूंढनी शुरू कर दी थी और शहजाद तो लड़का था, वो घर से बाहर निकल जाता और ऐसा असर हुआ उस पर घर के माहौल का कि उसे घर से ज्यादा बाहर की दुनिया इतनी छोटी सी उम्र में ही अच्छी लगने लगी थी। वो ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता था। दादी बेचारी सही से चल भी ना पाती थी, उसे कहाँ तलाश करती फिरती, और अम्मा अपनी मौज मस्तियों से फारिग होती तो उन्हें पता होता कि एक अदद बेटा घर से बाहर रहता है जो खतरनाक हो सकता है। अब्बू को अपनी नौकरी और फिर अम्मी से फुर्सत नहीं मिलती थी कि अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल पाते, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मेरे माँ बाप जैसों के बच्चे ऐसे ही तो हो जाते हैं, जैसा शहजाद होना शुरू हो गया था। वो सिर्फ 13 साल का था, मगर घर रात को देर से आता, सारा दिन पड़ा सोता रहता, स्कूल से आए दिन गैर हाजिर रहता था। एक रात अब्बू घर वापस आए तो उनके साथ शहजाद भी था, जिसका सर झुका हुआ था और आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो बहुत रो रहा था और अब्बू इतने जलाल में थे कि जैसे अभी शहजाद को जान से मार डालेंगे। उस दिन अब्बू ने घर में बहुत हंगामा किया था और पहली बार अम्मी से भी लड़े थे। अम्मी अब्बू दोनों एक दूसरे को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि उनका 13 साला बेटा एक बदनाम जमाना जगह पर पाया गया था, और वो भी नशा करते हुए। वो सारी रात हम में से कोई नहीं सोया था और सुबह तक अब्बू इस फैसले पर पहुंचे थे कि शहजाद को हॉस्टल भेज देंगे, जहां पर उस पर पाबंदियां होंगी तो वो मजीद नहीं बिगड़ेगा। जो काम अम्मी अब्बू के करने के थे उन्हें वो हॉस्टल पर डाल रहे थे, सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी की मसरूफियात की वजह से। मैं शहजाद के लिए बहुत परेशान थी और जब वो जा रहा था तो मैं बहुत रोई थी, मगर उसे जाना था। अब्बू उसे मजीद घर में नहीं रख सकते थे। शहजाद चला गया तो मुझे अपना आप अकेला सा महसूस होने लगा। मैं अपने ही घर में डर डर कर रहने लगी थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और अब्बू मुझे भी हॉस्टल ना भेज दें। अगर दादी ना होती तो मैं कब के खुद ही हॉस्टल जा चुकी होती, लेकिन दादी के बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं था। मैं उनकी आदी हो चुकी थी और दादी भी मेरे ही भरोसे जिंदगी की सांसें ले रही थी। उनकी दवाइयों और आराम का मैं खास ख्याल रखती थी ताकि वो अपनी उम्र से ज्यादा जिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। वक्त अपनी सी रफ्तार के साथ गुजर रहा था, लेकिन मेरी अम्मी के रवैये में कोई फर्क नहीं आ रहा था। शहजाद की दूरी पर भी मैंने उनके अंदर कोई तब्दीली महसूस नहीं की थी और ना ही लगा कि वो शहजाद को याद करती हैं। वो तो अपनी जिंदगी में ही बहुत मसरूफ थी। शहजाद कभी कभार घर आता तो चंद मिनट के सिवा अम्मी अब्बू के पास नहीं बैठता था और मुझसे तो मिले हफ्तों गुजर जाते थे। अम्मी की सोशल लाइफ और पैसा ही उनके लिए जरूरी थी और इस पैसे के घमंड में वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। घर के मुलाजिम तक उनसे परेशान रहते थे। छोटी छोटी बातों पर वो अगले इंसान को जलील करके रख देती थी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो गरीब थे। अम्मी की एक निहायत बुरी बात जो थी वो दिखावे का सदका खैरात थी। अपने घर के मुलाजिमों को वो एक ढेला तक न देती थी और दुनिया दिखावे को फलाही इदारों में लाखों की रकम दे दिया करती थी। सब कुछ जूं का तू ही रहा और वक्त गुजरता चला गया। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में थी जब शहजाद की 12वीं का रिजल्ट आया और फिर वो घर वापस आ गया। घर आया तो उसके चेहरे पर मैंने अजीब सी खुशी देखी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो घर वापसी के लिए खुश है, लेकिन उसकी खुशी की वजह घर नहीं कोई और थी। अब्बू ने उसे आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाने का कहा तो उसने एक ऐसी शर्त अब्बू के सामने रखी जिसे सुनकर अब्बू का मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया था और मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। अम्मी ने हिकारत से उसकी बात सुनी और यूं मुंह बनाया जैसे बहुत कोई अनहोनी बात कर दी हो उसने। शहजाद की खुशी की वजह भी मुझे उसी रोज मालूम हुई जब उसने अमेरिका जाकर पढ़ने पर यह शर्त रखी कि वो शादी करना चाहता है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? अपनी उम्र तो देखो और अपनी शर्तें देखो। अब्बू आग बगोलाई हो गए थे। शहजाद से उन्होंने कभी भी नरमी से बात नहीं की थी और जब वो जवान हो गया तो तब भी उसे यूं ही ट्रीट किया जैसे वो उनकी जेल में बंद कोई मुजरिम हो। लेकिन वो उनका बेटा था जो जवानी के उस दौर में था जहां छोटा सा भी बड़ा लगता है और जरा सी बात भी इंसान के दिल में चुभ जाती है। मेरा दिमाग ठिकाने पर है और मैं बच्चा नहीं रहा अब्बू जिसकी ख्वाहिशात आप यूं चीख चिल्लाकर दबा देंगे।
मैं 18 साल का बालिग इंसान हूं और शादी करना हक है मेरा। मैं शादी करके अपनी बीवी को साथ लेकर जाना चाहता हूं। शहजाद को भी गुस्सा आ गया था। इतने बरस हॉस्टल में रहकर उसके अंदर गुबार सा भर गया था जो निकलने का वक्त हो गया था। कोई लड़की पसंद की है तुमने? कहाँ की है? माँ बाप कौन है और स्टेटस क्या है उसका? अम्मी की तरफ से मुझे भी ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद थी। उनके लिए इंसान से ज्यादा उसका स्टेटस मैटर करता था। ना माँ बाप हैं उसके और ना ही कोई स्टेटस है। रेड लाइट एरिया में रहती है। और शहजाद के मुंह से अल्फाज निकले थे और अब्बा का हाथ उठा और उसके मुंह पर निशान छोड़ गया। अम्मी मुंह पर हाथ रखे शहजाद को देख रही थी। इसलिए नहीं कि अब्बू ने थप्पड़ मारा था, बल्कि इसलिए कि शहजाद ने एक बदनाम जमाना इलाके की लड़की पसंद कर ली थी। तुम होश में भी हो? क्या कह रहे हो? नाम खराब करोगे हमारा। सोसाइटी में कुछ इज्जत है हमारी, तुम्हारे चक्कर में वो खराब कर दें। तुम्हारी शादी किसी सूरत ऐसी लड़की से नहीं हो सकती। अम्मी फुनकारी तो शहजाद ने नफी में सर हिलाते उन्हें देखा। शहजाद की आंखों में बहुत दुख था। वो अपनों से बहुत दूर पला बढ़ा था, लेकिन जब दिल की बात आई तो उसने अपनों को सबसे पहले बताई थी। लेकिन उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। मैं भी अमेरिका नहीं जा रहा, वो कतियत से कहता अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे ही गई, उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो शदीद गुस्से में था। जिन बच्चों को माँ बाप की तवज्जो नहीं मिलती उनकी शख्सियत टूट फूट का शिकार हो जाती है, जैसे शहजाद की हो चुकी थी। अपनी मौज में मगन होकर मेरे माँ बाप ने हमें सब दिया, मगर तवज्जो न दी जिसकी मुझे और शहजाद को बहुत ज़रूरत थी। शहजाद उस वक्त बहुत टूट चुका था और किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसने मुझे पकड़कर कमरे से निकाल दिया था। मैं उसके लिए परेशान थी। मैंने दादी को भी तवाइफ वाली बात हटाकर सारी बात बता दी, तो वो भी अपना सर पीट कर रह गई थी। वो भी चाहती थी कि शहजाद की शादी हो जाए, अगर वो चाहता है तो। लेकिन मुझे पता था दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मान सकते, और शायद शहजाद भी अच्छे से समझता था इस बात को। उस रात वो मेरे पास आया और मेरी गोद में सर रखकर बहुत देर तक लेटा रहा था। मुझसे बातें की थी उसने मेरा हाथ यूं जोर से थाम रखा था जैसे मेले में खो जाने के डर से बच्चा थाम लेता है। उसकी बातों में बहुत अजीबपन सा था। उस रात हम दोनों बहन भाई ने एक दूसरे से अपने अपने गम बांटे थे और हम दोनों के गम ही एक जैसे थे। मैं बड़ी थी, मैं रो नहीं सकती थी, इसीलिए उसे हौसला देती रही थी। हमारी सगी माँ ने हमारी माँ बनकर ना दिखाया तो मैंने माँ के बगैर गुजारा कर लिया था। लेकिन शहजाद के लिए मैं खुद माँ बनी थी। वो बिल्कुल मुझे मेरे बच्चों जैसा लगता था, जिसकी हर ख्वाहिश में पूरी कर देना चाहती थी। लेकिन अक्सर हमारे बस में कुछ नहीं होता, जैसे उस वक्त मेरे बस में कुछ नहीं था। बातें करते करते ही मेरी आंख लग गई थी। जब सुबह में जागी तो शहजाद वहां नहीं था। मैं समझी कि वो अपने कमरे में जा चुका होगा। फ्रेश होकर मैंने नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी चली गई। वापस आई तो मेरा बहुत दिल चाहा कि शहजाद के साथ खाना खाऊं और मुलाजमा को उसे बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं मुलाजमा पर भड़क उठी कि उसने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताया कि शहजाद अपना सूटकेस लेकर घर से सवेरे निकला है। मैं फौरन शहजाद के कमरे की तरफ भागी और जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो मेरे पैरों में जान नहीं रही थी। मेरा दिल जैसे बंद होने लगा था। शहजाद की पूरी अलमारी खाली थी। वो अपना सारा सामान लेकर जा चुका था, मगर कहाँ। मैं वापस अपने कमरे में आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं या किस तरह ढूंढूं अपने भाई को। उस वक्त मुझे अम्मी का फोन आया। वो अपनी किसी दोस्त की किटी पार्टी में गई हुई थी और वापस घर आ रही थी, फिर किसी दोस्त की सालगिरह की तकरीब में जाने के लिए। उन्हें मेरा डायमंड का सेट चाहिए था जो कुछ अर्सा पहले ही मुझे अब्बू ने खरीद कर दिया था। मैंने जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो मेरे जिस्म से रही सही जान भी निकल चुकी थी और आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा था। अलमारी का दरवाजा पकड़कर मैंने खुद को गिरने से बचाया था। मेरा सर चकरा रहा था और आंखों में ढेरों आंसू आ गए थे। शहजाद मुझे धोखा देकर मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला गया था। मेरी अलमारी में मेरा कोई जेवर नहीं था। सोने और डायमंड के 3-4 सेट थे मेरे पास और वो सारे लेकर जा चुका था। वहां बस एक पेज पड़ा था जिस पर लिखा था, आप ही मुझे जाना होगा। मैं इस घुटन ज़्यादा घर में मजीद नहीं रह सकता और ऐसे माँ बाप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता जिन्हें अपनी औलाद की खुशी से ज़्यादा अपने सोशल स्टेटस की फिक्र हो। मैं ऐसी ज़िंदगी हरगिज़ भी नहीं गुजार सकता। बहुत साल अपना दिल मार कर जी लिया मैंने। अब मैं खुलकर जीना चाहता हूँ, ज़िंदगी को महसूस करना चाहता हूँ, इसीलिए घर से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। लेकिन आपको मैं हमेशा याद रखूँगा और आखिर में आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं आपके सारे जेवरात लेकर जा रहा हूँ। ज़िंदगी बहुत कठिन है, इसको जीने के लिए मुझे आपके जेवरात बेचने पड़ेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो सारी रात मेरे पास मेरी मोहब्बत में नहीं बैठा, बल्कि वो तो मेरे सोने का मुंतज़िर था। जैसे ही मेरी आंख लगी वो अपने हाथ की सफाई दिखा गया था।
मेरा खुद का भाई मेरी मोहब्बत का फायदा उठाकर मुझे धोखा दे गया था। अम्मी घर आ चुकी थी और मुझसे सेट मांग रही थी। मैं चुपचाप उनके सामने बैठी हुई अब्बू का इंतजार कर रही थी, जिन्हें मैंने फोन करके जल्दी घर आने का कहा था। अम्मी मेरी शक्ल देखकर समझ गई थी कि जरूर कोई बात है, इसीलिए उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे मुंह से निकलवाने की, लेकिन मैं चुप बैठी रही थी। मुझे शहजाद पर बहुत गुस्सा था, लेकिन ये मेरे गुस्से की पहली स्टेज थी। मैं जरा संभली तो मुझे अपने माँ बाप पर उससे ज्यादा गुस्सा आया था, जिनकी वजह से शहजाद इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो गया था। अब्बू आए तो शहजाद का आखिरी खत मैंने उनके आगे फेंक दिया, जिसे पढ़कर लम्हे भर को वो परेशान हुए और फिर मुश्तइल हो गए। उनके अंदर का बाप एक पुलिस वाले में दबकर रह गया था। वो हर चीज को पुलिस वाले की नजर से ही देखने लगे थे और फौरन से उन्होंने शहजाद की तलाश शुरू करवा दी थी। अम्मी तो सर पकड़ कर बैठी थी। इतना ज्यादा जेवर गायब हो जाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि वो मेरी माँ है। वो माँ हो ही नहीं सकती थी। माएँ ऐसी नहीं होती जैसी वो थी। अपने बेटे के चले जाने से ज्यादा वो जो जेवरात लेकर गया था उन्हें उसकी फिक्र थी। मुझे सिर्फ अपना भाई चाहिए था। ऐसे कई जेवरात में उसकी नजर उतारने पर ही वार सकती थी। अब्बा ने अपनी सी बहुत कोशिश की, अपने सारे कनेक्शंस लड़ाए, लेकिन शहजाद को ना मिलना था ना वो मिला। तलाश करने से तो वो लोग मिल जाते हैं जो गुम हुए हों। वो गुम नहीं हुआ था, बल्कि अपनी मर्जी से गया था। वो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग, और फिर वो ना मिला। जाने उसे जमीन निकल गई कि आसमान। फिर उसे कभी ना देखा मैंने। उसकी याद में रोते बिलखते दिन गुजरते चले गए। मुझसे ज्यादा तो उसे दादी याद करती थी, और उसे याद करते करते ही एक दिन दादी दुनिया से चली गई। मैं एकदम भरी दुनिया में अकेली पड़ गई थी। दो ही लोग थे मेरे, और दोनों ही मुझसे जुदा हो गए थे। अब्बू पर शहजाद के जाने ने थोड़ी सी जरब तो लगाई थी, और दादी के जाने पर वो अजीब परेशान से रहने लगे। अलबत्ता अम्मी को कोई असर नहीं हुआ था। वो वैसी ही जिंदगी जी रही थी जैसी पहले जीती थी, और वैसे ही घर में तूफान खड़ा किए रखती थी। और वो उदास होती भी क्यों? उनका तो कुछ नहीं गया था। नुकसान तो हमारा हुआ था। सो काफी दिनों तक मैं सोग में और अब्बू छुट्टी लेकर उदास से रहे। अब्बू ने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया, और मैंने खुद को अपनी पढ़ाई में मसरूफ कर लिया था। मगर दादी और शहजाद मुझे बहुत याद आते थे। उन्हें याद करते करते मैं तड़प कर रोने लगती थी। मैंने शहजाद को ढूंढने की अपनी सी बहुत कोशिश की थी, यहां तक कि मैं उस बदनाम इलाके में भी गई थी, लेकिन मुझे शहजाद का पता कहीं से भी न चल सका। तो मैंने भी उसकी जुदाई पर सब्र कर लिया था। हालात जैसे भी हों, वक्त गुजर ही जाता है, और रोते रोते या हंसते हंसते मेरा वक्त भी गुजर रहा था। सुबह में मैं यूनिवर्सिटी चली जाती, और फिर एकेडमी, और शाम को घर आकर कमरे में ही रहती थी। महीनों गुजर जाते और मेरी अम्मी अब्बू से मुलाकात नहीं हो पाती थी। और सच यही था कि मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती थी। मैं खुद भी उनसे दूर दूर ही रहने की कोशिश करती थी। दिन महीनों और महीने सालों में बीते। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई, तो मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया था, और अपना ज्यादातर वक्त अपने आउटलेट पर ही गुजारने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे यही उम्मीद थी कि एक दिन शहजाद आ जाएगा, लेकिन 7 बरस गुजर गए और शहजाद ना आया। अम्मी अबू मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी सूरत राजी नहीं थी, इसलिए वो भी चुप हो गए। हम तीनों लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ, एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। उन्हीं दिनों घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ था मुझे। पहले अम्मी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। अब अब्बा किसी न किसी बात पर चीखते चिल्लाते पाए जाते थे। उनकी आवाजें कमरे में मुझ तक आती तो मैं तकिया कानों पर रखकर लेटी रहती थी। मैं नहीं जानना चाहती थी कि क्या चल रहा है मेरे माँ बाप के बीच। और फिर एक दिन मुझे खुद ही पता चल गया था। जाने रात का कौन सा पहर था। मैं सोई हुई थी जब मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजना शुरू हो गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी, और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अब्बू को खड़े पाया। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। वो बहुत घबराए हुए थे, और चेहरा पसीने से शराबूर था। मुझे देखते ही जल्दी से बोले, लहबा जल्दी से अपना सामान समेटो, जो जरूरी है, हमें अभी के अभी यहां से निकलना है। मैं हैरान से अब्बू से पूछना चाहती थी कि क्यों, लेकिन वो कहकर चले गए थे, तो मैं भी जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में भरने लगी। अब्बू के चेहरे से इतना तो मैं समझ चुकी थी कि यकीनन कोई बड़ी बात है, और उड़ती उड़ती ऐसी कुछ खबरें मैंने सुनी थी कि किसी केस में मेरे अब्बा पर कुछ कार्रवाई हो रही है। शायद नायब वाले कर रहे हैं ये कार्रवाई, लेकिन मैंने ज्यादा गौर नहीं किया था। अपना बैग लेकर मैं बाहर निकली तो अब्बू ने जल्दी से मेरा सामान गाड़ी में रखा। अम्मी ने भी जल्दी जल्दी में 2-3 सूट तैयार कर लिए थे। अब्बा का भी अच्छा खासा बड़ा बैग था। हम तीनों गाड़ी में सवार हुए तो अब्बा ने तीनों के मोबाइल तोड़कर वहीं घर में फेंक दिए, और फिर हम नामालूम मंजिल की तरफ चल निकले थे। रास्ते में अम्मी शुरू हो चुकी थी और अब्बू को कोसना शुरू कर दिया था
जिससे मुझे पता चला कि हुकूमतें बदलने की वजह से करप्ट लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। नई हुकूमत ने करप्शन केसेस खुलवा दिए और नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इनकम टैक्स वालों ने मेरे अब्बू के बहुत से असासों का पता लगा लिया था और अब घर पर भी रेड करने वाले थे कि अब्बू को पहले ही पता चल गया और वो हमें लेकर घर से निकल आए। जो रकम घर में मौजूद थी अब्बू वो साथ ही ले आए थे और अम्मी ने भी अपना सारा जेवर बैगों में भर दिया था। इतना तो अम्मी अब्बू साथ ले आए थे कि आराम से बाकी की जिंदगी गुजर सकती थी। हमारी गाड़ी शहर से बाहर की तरफ जा रही थी क्योंकि शहर में रहना खतरे से खाली नहीं था। करीबन 3 से 4 दिन तक गाड़ी का सफर करने के बाद हम एक दूर दराज के गांव पहुंचे थे। अब्बा जानबूझकर इतने दूर आए थे ताकि कोई उन तक न पहुंच सके। हम गांव में पहुंचे तो अम्मा का पारा आसमान को पहुंच चुका था। ऐसे छोटे से गांव में रहना वो अपनी तौहीन समझती थी, लेकिन जब अब्बा ने उन्हीं के अंदाज में उन्हें समझाया तो वो चुप हो गई थी। जेल से कम से कम ये गांव उन्हें बेहतर लगने लगा था। एक कदरे बेहतर घर अब्बू ने किराए पर ले लिया था और हम वहीं रहने लगे थे। हमें वहीं रहना था, तब तक हमें वहीं रहना था जब तक अब्बू पर चलने वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता। हम वहीं रहने लगे थे। अम्मी को टाइम पास करने के लिए कुछ और न मिला तो अपनी इमारत की धाक बिठाने के लिए उन्होंने आए दिन खाने बनवाकर किसी न किसी के घर में भेजकर तारीफें समेटनी शुरू कर दी थी। अम्मी ने वहां भी ऐसे लोगों के साथ मरासिम बढ़ाना शुरू किए थे जो गांव के अच्छे और पैसे वाले लोग थे। गांव के गरीबों से तो अम्मा खार खाती थी, खास तौर पर हमारे पड़ोस में रहने वाली जरताशा से। जरताशा एक निहायत गरीब औरत बल्कि लड़की थी जो गांव के चंद एक घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। हमें कामकाज के लिए किसी की जरूरत थी तो मैंने अम्मी से कहा, पड़ोसन बोलकर गई है कि इसे काम पर रख लें, लेकिन अम्मी ने हिकारत से जरताशा को धुतकारा और किसी और को काम पर रख लिया था। जरताशा एक अच्छी लड़की थी। कई बार आते जाते मैंने उसे देखा था, लेकिन अम्मी ने उसे काम पर न रखा। जरताशा से सिर्फ अम्मी नहीं, मोहल्ले के बाकी लोग भी दूर दूर रहने की कोशिश करते थे और वजह जरताशा का माजी था। मैंने लोगों से सुना कि जरताशा एक तवाइफ थी जो शादी करके यहां बसी और अब कामकाज करके बच्चों का पेट पाल रही थी। उसने गलत रास्ता छोड़कर इज्जत का रास्ता अपनाया, लेकिन फिर भी लोग उसे कबूल नहीं कर रहे थे। अम्मी भी इसी वजह से उससे खार खाती थी। शहजाद भी एक तवाइफ के लिए हमें छोड़कर गया था। अम्मी ये बात नहीं भूल पा रही थी। अम्मी कुछ भी पकवाती तो पूरे मोहल्ले में तकसीम करती, लेकिन सिर्फ गरीब जरताशा के घर ही नहीं देती थी। मैं अम्मी को समझा समझा कर थक गई थी कि पड़ोसियों का हम पर ज्यादा हक होता है। अगर कोई पड़ोसी भूखा सोता है और हम पेट भर कर खाते हैं तो ये हमारे नामाए आमाल में गुनाह के जमरे में दर्ज होगा। इसीलिए हमें पड़ोसियों का हिस्सा पहले निकालना चाहिए। लेकिन अम्मी ने मेरी कभी पहले सुनी थी जो अब सुनती। वो अपनी मर्जी करने की आदी थी, सो मेरे कहने के बावजूद भी वो जरताशा के घर कुछ भी नहीं भेजती थी। उन्हीं दिनों अब्बू की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। अब्बू के सीने में हर वक्त दर्द सा रहने लगा तो उन्हें करीबी अस्पताल ले गई, लेकिन वहां वैसी सहूलियत मौजूद न थी जिनके मेरे अब्बू आदी थे या जिनसे अच्छे से इलाज हो पाता। मैंने अब्बू से वापस चलने का कहा, लेकिन अब्बू ने अपनी सेहत पर तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन वापस जाने से इनकार कर दिया था। वो वापस जाते तो बुरी मौत मरते, इसीलिए उन्होंने यूं ही जीना बेहतर समझा। जिस जिंदगी के लिए इतनी करप्शन की, जिस जिंदगी को बचाने के लिए शहर से भागकर इतनी दूर आए और जिस जिंदगी को ही बचाने के लिए वापस न जाने का फैसला किया था, उसे कोई नहीं बचा सका था। अब्बू के सीने में एक रात बहुत ज्यादा दर्द उठा और वो दर्द उनकी जान ले गया। इतना पैसा जो अब्बा ने इकट्ठा किया था वो भी अब्बा की जान नहीं बचा सका था, बल्कि मौत का बाइस ही बना था। हार्ट अटैक से अब्बा चल बसे तो मानो दुनिया अंधेर हो गई थी। पहली बार मैंने अम्मी को भी दुखी देखा था। काफी दिन तक हमारे घर में शोक की फिजा कायम रही थी, जिसे एक दिन अम्मी ने ही खत्म किया और बोली, जिंदगी किसी के जाने से खत्म तो नहीं हो सकती ना, तो जीना शुरू करते हैं। जितनी जल्दी अब्बू की मौत के सदमे से अम्मी निकली थी उतनी जल्दी तो मैं भी नहीं निकल सकती थी। हालांकि मेरे अब्बू से इतनी जाती वाबस्तगी भी नहीं थी। अम्मी वाकई खुश नसीब थी जो ऐसा दिल ही नहीं रखती थी जो किसी के जाने पर गम करता रहे। अम्मी ने अब्बू के सवाब के लिए न्याज करनी शुरू कर दी थी। हर जुमेरात को हमारे घर में 3-4 किस्म के खाने पकते जो अब्बू के नाम पर उन लोगों को जाते जिनके अपने घरों में पहले से खाने के लिए ढेर सामान मौजूद होता था। मैं अम्मी से कहती भी कि अब्बू को सवाब पहुंचाना है तो गरीबों में बांटे, मगर अम्मी अपने अमीर दोस्तों को खुश करने में लगी हुई थी। किसी गरीब के घर कभी हमारे घर से खाने का एक दाना तक भी नहीं गया था। एक जुमेरात अम्मी ने न्याज तैयार करवाई तो मैंने अम्मी को फिर से कहा कि पड़ोसन के घर लाजमी भेज दें, लेकिन अम्मा ने हिकारत से मुंह बनाया
और उस जुमेरात मोहल्ले के हर एक घर में न्याज भेजी, लेकिन जरताशा के घर न भेजी। अम्मी से जब मैंने पूछा तो बोली, अब तवाइफों के घर में न्याज दूंगी, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, और ये सब मैं अपने शौहर की मगफिरत के लिए कर रही हूँ। तवाइफों की तो अपनी बख्शिश नहीं होगी, उनको न्याज देने से हमारी भी पकड़ हो सकती है। अम्मी को आखिरत की इतनी फिक्र करते देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। हर इंसान की तरह सब कुछ करके भी वो खुद को दुनिया का पारसा तरीन इंसान समझती थी और बाकी सबको गुनहगार तरीन। अम्मी ने जरताशा के घर में न्याज नहीं भेजी तो कुछ देर के बाद जरताशा की 2 बेटियां जो 6 और 4 साल की थी हमारे घर आई। बच्चियों को देखकर मुझे दिली तौर पर बहुत बुरा लगा था। वो छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां थीं जिनका जिंदगी पर पूरा हक था, लेकिन गुर्बत ने उन्हें कैसे कैसे दिन दिखा दिए थे। घिसे पिटे कपड़ों में हाथ में प्लेट लिए वो बहुत मजबूरी में ही आई थी, वरना जरताशा किसी से मांग कर खाने और बच्चों को खिलाने वाली औरत नहीं थी। वो बच्चियां कहने लगी, आंटी, मम्मी को काम से निकाल दिया है बेगम साहबा ने, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आप हमें थोड़ा सा वो खाना दे देंगी जो आपकी अम्मी ने सब में बांटा है। 6 साल मासूम बच्ची की बात पर मेरी आंखों में आंसू से आ गए थे। इससे पहले कि मैं उसे खाना डालकर देती, अम्मी चली आई और बगैर कोई लिहाज किए उन छोटी छोटी बच्चियों को मारकर घर से निकाल दिया। मेरा दिल कट कर रह गया था अम्मी के इस रवैये से, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी थी और वो बच्चियां रोती हुई चली गई थी। मैं बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अम्मी से कुछ भी कहना फजूल था, इसीलिए खामोश होकर बैठ गई। और जैसे ही अम्मी अपने कमरे में गई तो मैंने जल्दी से खाना बर्तन में डाला और अम्मी से छुपाकर घर से निकल आई। जरताशा के दरवाजे के पास में पहुंची तो अंदर से मुझे बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो भूखे थे और भूख की वजह से ही रो रहे थे। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गई कि बच्चों को खाना देकर चुप करवा सकूं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हाथों से खाने के बर्तन छूटकर जमीन पर जा गिरे और मेरा दिल कट कर रह गया था। मैं शल होती टांगों पर वो मुश्किल खड़ी वो मंजर देखती रही जो मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद ही कर देता अगर मुझे फौरन होश ना आता। मेरी नजर बच्चों पर गई जो तरसी हुई निगाहों से गिरे हुए खाने को देख रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं खड़े खड़े मर जाऊंगी। मैं फौरन से बाहर की तरफ भागी और अपने घर में आकर मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वापस जरताशा के घर में गई। जरताशा हैरानी से मुझे देख रही थी। उस पर मुझे कोई भी देखता तो हैरान ही होता, क्योंकि मेरे जिस्म से सारा खून जैसे निचड़ गया था और शक्ल पर जर्दी नजर आने लगी थी। मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा था और आंखों से अश्क बहने लगे थे। मैं घुटनों के बल उस टूटी फूटी चारपाई को पकड़कर बैठती चली गई जिस पर लेटा शख्स भी मुझे पहचान चुका था और ज़ारो कतार रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर जिस्म पूरी तरह मफलूज था। वो हिल भी नहीं पा रहा था, मगर उसका दुख उसकी आंखों से आया हो रहा था। मेरा दिल कटने लगा था क्योंकि वो मेरा भाई था, वो मेरा शहजाद था जिसको मां बनकर पाला था मैंने, जिसने जिंदगी आसाइशों के बगैर नहीं गुजारी थी और आज एक टूटे फूटे छोटे से घर की टूटी फूटी चारपाई पर भूखा प्यासा लेटा था। मैंने तो हमेशा यही दुआ की थी कि वो जहां रहे खुश रहे, तो फिर वो क्यों इस हाल में था कि मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। 1 साल होने वाला था मुझे इस मोहल्ले में आए हुए, और मेरे पड़ोस में कौन रहता है मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था कि काश मुझे पता होता तो मेरा भाई इतनी तकलीफ में ना होता। मैंने जरताशा को सहारा देने को कहा और शहजाद को गाड़ी में बिठाया। जरताशा और बच्चियां भी साथ ही गाड़ी में बैठ गईं। जरताशा समझ रही थी कि मैं हमदर्दी में ये सब कर रही हूं, लेकिन मैं तो इश्क में कर रही थी। मेरा भाई मेरा इश्क था जिसे तड़पते हुए देखना मेरी मौत थी। मैं उसे लेकर अस्पताल आई जहां उसका इलाज शुरू हो चुका था। बच्चियों और जरताशा को मैंने करीबी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। बच्चियां जिस तरह खाने पर टूट पड़ी थी देखकर मुझे खुद अफसोस हुआ था कि भले मैं मां को उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं खुद तो कर सकती थी ना। मैं उन सब लोगों जैसे ही निकली थी जो दूसरों को कहते रहते हैं और खुद कुछ नहीं करते। मुझे भी पछतावा था कि मैंने खुद कुछ नहीं किया। मैं यही सोचती रही कि अम्मी मदद नहीं कर रही तो वो बहुत बेरहम है। अगर मैं इतनी रहम दिल थी तो मैं भी मदद कर सकती थी, लेकिन मेरा दिल तब तक पूरी तरह माइल नहीं हुआ मदद को जब तक वहां मैंने अपने भाई को तड़पते बिलखते नहीं देख लिया था। मैंने जरताशा को सब बता दिया और उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो जो कुछ उसने बताया वो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल देने के लिए काफी था। मैं बर्फ का बे बनी बैठी कतरा कतरा पिघल रही थी और उसकी बातों को यकीन करने में मुझे सांस लेना दुश्वार लगने लगा था। हमेशा वही क्यों होता है जो हम नहीं सोचते। शहजाद घर से निकला तो मेरे जेवरात साथ ले गया था। जरताशा एक मासूम लड़की थी जो अपनों के हाथों धोखा खाकर कोठे की जीनत बन गई थी।
मगर इससे पहले वो किसी के हाथों में नीलाम होती, शहजाद की नज़र उस पर पड़ गई और शहजाद ने पहली ही मुलाकात में उससे शादी करने का फैसला कर लिया। उसने अपने फैसले से हमें भी आगाह किया, लेकिन अम्मी अब्बू ना माने तो उसने अपनी मोहब्बत खुद पाने का फैसला कर लिया था। वो जानता था कि घर से निकलेगा तो सबसे ज्यादा परेशानी उसे पैसों की ही होगी, इसीलिए वो अपनी सेविंग्स के साथ साथ मेरी ज्वेलरी भी ले गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। जरताशा को कोठे से भगाकर शहजाद ने शहर छोड़ दिया था और एक दूसरे शहर में जा बसा। अपना छोटा सा ढाबा खोलकर जरताशा और शहजाद दोनों अपनी जिंदगी खुशियों में गुजार रहे थे, जब एक दिन उनके घर पर किसी ने धावा बोल दिया था। कुछ लोग थे जिन्होंने ढाबा जला दिया था। शहजाद के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। शहजाद की उस वक्त एक छोटी सी बच्ची भी हो चुकी थी। जरताशा फिर से उम्मीद से थी और घर में होती हुई तोड़फोड़ से उसे नुकसान हो सकता था, इसीलिए शहजाद ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन बदमाशों ने शहजाद को मारना शुरू कर दिया था और इतना मारा कि शहजाद खून से लथपथ हो गया था। शहजाद जब साकत हो गया तो उन बदमाशों ने किसी को फोन किया और काम हो जाने का बताया। जरताशा, जो शहजाद के बेजान होते वजूद के पास बैठी रो रही थी, उसने बदमाशों के मुंह से उस इंसान का नाम सुना जिसने ये सब करवाया था, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो बहुत डर गई थी और शहजाद को अस्पताल ले गई, मगर वो मफलूज हो चुका था। इलाज के लिए पैसे दरकार थे जो जरताशा के पास नहीं थे, क्योंकि वो बदमाश बची हुई वो सारी ज्वेलरी भी ले गए थे जो शहजाद मेरी लेकर गया था। जरताशा शहजाद का इलाज नहीं करवा सकती थी, लेकिन उसे जिंदा रखना चाहती थी, इसीलिए उसने वो शहर भी छोड़ने का फैसला कर लिया। अस्पताल में एक अल्लाह लोग नर्स ने तरस खाकर अपने शहर से दूर उस छोटे से अपने घर में उसे रहने को कहा। जरताशा को और क्या चाहिए था। वो शहजाद और अपनी बेटी आयमा को लेकर यहाँ आ गई। उसकी छोटी बेटी रायमा भी यहीं पैदा हुई। थोड़े बहुत जो पैसे थे वो खत्म हो गए। जरताशा ने काम तलाश करना शुरू कर दिया और फिर छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करने लगी थी, लेकिन वो नर्स जिसने घर दिया था अपनी बड़ाई बयान करने की शौकीन थी। अपनी नेकियों के चर्चे वो हर सू करती रहती थी और इसी चर्चे में उसने सब मोहल्ले वालों को बता दिया कि जरताशा तवाइफ थी, जिसे तरस खाकर खुदा के लिए उसने घर दिया है। उस दिन के बाद से लोगों ने उसका एहतराम करना छोड़ दिया, औरतों ने उसके घर जाना छोड़ दिया और चंद एक बड़े घरों से उसे काम से भी निकाल दिया गया। जिंदगी उसकी मुश्किल थी, लेकिन जैसे तैसे वो निकाल रही थी। जब 2 दिन पहले मेरी अम्मी के कहने पर उस औरत ने भी जरताशा को काम से निकाल दिया जहां जरताशा अब काम करती थी, तो जरताशा पर फाकों की नौबत आ गई थी। उसकी बच्चियां और वो भूखे थे। मैं जरताशा को सुनते अपने होश जैसे खो बैठी थी। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था और आंखों के आगे बार बार धुंध छा रही थी। जरताशा ने एक ऐसा इंकिशाफ किया था कि मेरी जात की धज्जियां बिखर कर रह गई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही थी और सर पर जैसे आसमान टूट पड़ने को था। मैं तेजी से उठी और जरताशा को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ भागी। गाड़ी स्टार्ट करके मैं घर पहुंची। मुलाजमा वो सारा खाना जो न्याज का बच गया था अम्मी के कहने पर फेंक रही थी। अम्मी से ये नहीं होता था कि वो खाना उसी मुलाजमा को दे देती। अपने से कम हैसियत लोगों को तो वो मट्टी का खिलौना समझती थी। मुलाजमा पर चिल्ला चिल्लाकर वो खाना फेंकने की हिदायत दे रही थी। उन्हें अनसुना करती मैं उनके कमरे में चली आई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरा दिल बस यही कह रहा था कि काश मैंने जो सुना और जो सोचा वो सब झूठ हो। मगर अगले ही पल मैं पूरे कद से ठह गई थी, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं था। वो सब सच था जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरा दिल कई टुकड़ों में कट चुका था और मैं जोर जोर से रोने लगी थी। कारपेट पर बैठी मैं हिचकियों से रो रही थी जब अम्मी कमरे में आई और मुझे रोता देखकर फिक्रमंद सी हो गई थी। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछती, मैंने उनका बैग उनके आगे फेंका जिसमें वो ज्वेलरी पड़ी थी जो शहजाद मेरी लेकर गया था और शहजाद के घर से बदमाश ले गए थे अपने बॉस के कहने पर। कुछ भी कहने सुनने की मुझमें हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस रोती चली जा रही थी और सोच रही थी कि कोई माँ ऐसी भी होती है जैसी मेरी और शहजाद की माँ थी। माँ इतनी जालिम तो नहीं होती। फिर आपने ये क्यों किया? आपको पता था कि शहजाद कहाँ है और हम उसके लिए तड़पते ही रहे। वो आपका बेटा था माँ, तो फिर क्यों आपने उसे मारने की कोशिश की? आप अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती हैं? मैं सिसक कर रो रही थी और वो सामने सोफे पर बैठ गई थी। वो जान चुकी थी कि मैं सब जान चुकी हूं, इसीलिए छुपाने का कोई फायदा नहीं। मेरी तरफ देखती वो जो कुछ बोली मैं सुनकर सहने की सकत नहीं रखती थी। नहीं था वो मेरा बेटा, नहीं है वो मेरी औलाद। मैंने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया है। वो कौन है, उसकी माँ कौन है, कोई नहीं जानता। उसे तो तुम्हारा बाप कचरे से उठाकर घर ले आया और एक ही रात में इतना प्यार आ गया
कि उसने शहजाद को यतीम खाने देने से मना कर दिया और अपना बेटा बना लिया। लेकिन शहजाद ने क्या किया, वह एहसान फरामोश निकला। हमारे ही पैसे पे पलकर, हमें ही धोखा देकर ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। इस सब के बाद मैं उसका माथा नहीं चूम सकती थी। मैं उसे उसकी एहसान फरामोशी की सजा देना चाहती थी। मैं उससे ज्वेलरी लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो सब किया। वो इसी लायक था। वो बिल्कुल भी पछता नहीं रही थी, बल्कि बहुत फख्र से बता रही थी, और मेरे कानों में यही गर्दिश कर रहा था कि शहजाद मेरा सगा भाई नहीं है। लेकिन सगा नहीं तो क्या, वो मेरा भाई था, मेरी जान का टुकड़ा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब्बू ने कितना गलत किया। अम्मी की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करके। अम्मी को पैसों की नहीं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। अम्मी दिमागी तौर पर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी, और वो वाकई में ठीक नहीं थी। वो मरा नहीं है आपके वार से, वो जिंदा है, और पड़ोस में रहने वाली गरीब जरताशा उसकी बीवी है। वो बीमार है, मगर मैं उसे ठीक कर दूंगी, और आप रहिए अपनी शान और शौकत, पैसों और ज्वेलरी के साथ। मुझे आपको माँ कहते भी शर्म आ रही है, और बहुत जल्द मैं आपसे बहुत दूर जाकर इस शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश करूंगी। मैं कतियत से कहते निकल गई तो वो पीछे से आवाजें देती रही थी, लेकिन मैंने एक भी ना सुनी। मैं अस्पताल चली आई और शहजाद के साथ साथ ही रहने लगी थी। वो इतने अरसे का बीमार था, उसे ठीक होने पर वक्त लगना था, और अच्छा इलाज किसी शहर में ही हो सकता था। मैं अपने पुराने शहर वापस नहीं जा सकती थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बाप के किए पर सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटती रहूं। मैंने एक दूसरे शहर में रिहाइश और शहजाद के इलाज का इंतजाम किया, और शहजाद, जरताशा और उसकी बेटियों को लेकर माँ को छोड़ गई। माँ मुझे पुकारती रही, लेकिन उनकी किसी भी पुकार पर मेरे दिल ने वापस जाने का नहीं कहा था। उन्हें पैसे चाहिए थे, और इसी भूख में उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ खो दिया था। मैं शहर आ गई तो शहजाद का इलाज अच्छे से शुरू हो गया था। मेरे पास जो कुछ बचा था, मैंने और जरताशा ने मिलकर अपना खाने का सेटअप बना लिया था। अपनी मेहनत से हम दोनों बिजनेस सेट करना चाहती थी जो हमारी जरूरियात को पूरा करे और शहजाद को सेहतमंद कर दे। जैसे तैसे शहजाद ठीक हो रहा था, बिजनेस भी बढ़ता गया, और जिस दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, हमने ढाबे से रेस्टोरेंट की इब्तिदा कर दी थी। माँ के लिए वो सगा नहीं था, मगर मुझे मेरे सगों से भी बढ़कर अजीज था। वो मेरा भाई था, मेरा जिगर था, जिसके लिए मैं सारी दुनिया को दांव पर लगा सकती थी, सारी दुनिया से लड़ सकती थी। मैं उसे फिर से हंसते मुस्कुराते देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और अपना बेस्ट दिया था मैंने अपने जिगरे को दोबारा पैरों पर खड़ा किया। वो भी कारोबार में हाथ बटाने लगा था, बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। वो सब जो उनका हक था, मैंने और उसके माँ बाप ने उन्हें सब दिया था। शहजाद की खुशी में खुश होकर मैं भी खुश होना सीख चुकी थी। मैं बहुत खुश थी शहजाद को अपने जिगरे को जीता देखकर, और उसे हमेशा जीने की दुआ देती थी। माँ की खबर मिली कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। मैं जानती थी कि वो ठीक नहीं है, और एक दिन अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठेंगी। वो माँ थी। मैं उनसे नफरत करने के बावजूद उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। उन्हें असाइलम में दाखिल करवा दिया ताकि वो ठीक हो सके, और जब ठीक होकर वहां से निकली तो एक मुस्बत औरत बनकर निकली। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी अपने अपनों की जिंदगी बेहतर करने की। मैंने अपना हक अदा कर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।